अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमारे जुडिशल सिस्टम की एक अहम कोर्ट है जो कि फेडरल शरीयत कोर्ट कहलाती है। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो इसी पे है। इसके ऊपर हम एक प्रॉपर लेक्चर जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और जितनी भी इससे इम्पोर्टेंट बातें हमें पता चलेंगी, ठीक है, वो आपके नॉलेज में भी इजाफा करेंगी और एक फुल फ्लेज्ड रीडिंग के साथ जो है हम इसको कंटिन्यू करने लगे हैं। तो let's start. The court consists of eight Muslim judges, including the Chief Justice. Procedure for appointment of judges of Federal Shariat Court has been changed after 18th and 19th amendments, as previously such judges were appointed by the President from amongst the serving or retired judges of Supreme Court or High Court, or from amongst persons possessing the qualifications of the judges of the High Court. अब सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी जो फेडरल शरीयत कोर्ट है वो कितने जजेस पर मुश्तमिल है, तो आपने कहना है 8 मुस्लिम जजेस जो हैं उस पे मुश्तमिल है, जिसके अंदर चीफ जस्टिस भी इस कोर्ट का शामिल है। अगर अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो इसकी अपॉइंटमेंट में फर्क आया 18वीं और 19वीं अमेंडमेंट के बाद। इससे पहले की जो सिलेक्शन होती थी और जो अपॉइंटमेंट थी वो कुछ इस तरीके से थी कि जो जजेस होते थे सुप्रीम कोर्ट के, जो जिम्मेदारियां अदा कर रहे होते थे या जो रिटायर्ड हो चुके होते थे, या जो हाई कोर्ट के जजेस होते थे, ठीक है, वो ऐसे जजेस जो कि हाई कोर्ट के जज बनने की सलाहियत रखते थे, उनको सिलेक्ट किया जाता था फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट जजेस, ठीक है। बट ये प्रोसीजर था पहले का। अब क्या होता है, जिस तरह से हम पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, सेम इसका वही तरीकाकार है कि हमारी जो है वो एक जुडिशल कमीशन बना, ठीक है। इसकी उसके अंदर तंजीम है प्रॉपर के उसके अंदर कौन से अफराद मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। वो सही डिस्कशन होगी। अब भी मैं दोबारा आपसे जो है वो इस चीज़ को डिस्कस कर लूंगी, क्योंकि बार बार डिस्कस करने से ये होगा कि आपके माइंड में वो चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से रहेगी, ठीक है। वो और पार्लियामेंट्री कमेटी, तो ये आपने मद्देनजर रखना है कि जहां कहीं भी 18वीं और 19वीं अमेंडमेंट की बात आती है और उसके बाद का अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर बताया जाए, तो एक तो जुडिशल कमीशन और दूसरा हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी का तस्करा हर जगह आना है, चाहे वो आप कोई अदालत भी पढ़ रहे हैं। तो उसमें ये चीज लिखी हुई है कि यहाँ से मैं कंटिन्यू करने लगी हूँ कि at present the judges of Federal Shariat Court are also appointed through the Judicial Commission, which comprises the Chief Justice of Pakistan as chairman with four senior most judges of Supreme Court, one former Chief Justice or a retired judge of the Supreme Court. उसके बाद है appointed by the chairman in consultation with the four member judges of the Supreme Court. और फिर उसके अंदर शामिल होता है अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, द फेडरल मिनिस्टर और फॉर लॉ और जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट एंड मोस्ट सीनियर जज ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट एज मेंबर्स। अभी आप देख लीजिए कि ये कितने लोग हमारे जुडिशल कमीशन में शामिल होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो चेयरमैन है, इसके अलावा जो है फोर सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के, फिर उसके बाद रिटायर्ड हुए फॉर्मर चीफ जस्टिस भी शामिल होते हैं और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी शामिल होते हैं। फिर हमारा अटॉर्नी जनरल शामिल होता है, फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस वो शामिल होते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद क्योंकि फेडरल शरीयत कोर्ट के बारे में जो है वो अपॉइंटमेंट है, तो फिर फेडरल शरीयत कोर्ट से भी लोगों को लेना जरूरी होता है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट एंड मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट एज मेंबर्स, ठीक है। यहाँ तक आपको पता चल जाना चाहिए कि जो हमारा कमीशन है उसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर कौन कौन से लोग शामिल हैं। For appointment of the Chief Justice, however, the most senior judge of the Federal Shariat Court is excluded from the composition of the commission. अब इसमें ये चीज ऐड की हुई है कि जहां तक बात आती है हमारे चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के सिलसिला में जो कि शरीयत कोर्ट का होता है, तो इस सिलसिला में जो मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट का जो कंसेप्ट है वो एक्सक्लूड हो जाता है, क्योंकि यही लोग तो अपॉइंट करने होते हैं, ठीक है। तो फिर इसमें ये होता है कि ये एक्सक्लूडेड हो जाता है इस सिलसिला में। Once the Judicial Commission approves the new name for the appointment of the judge of the Federal Shariat Court, it goes to
and 8 members parliamentary committee that has equal representation of the government and to the opposition as well as of the two houses national assembly and senate। जिस तरह कि हमने ऊपर बाकी अदालतों में भी पढ़ा है उसमें भी ये सेम बात बताई गई कि जैसे ही हमारा कमीशन जब यहाँ पे चीजों को देख लेता है, ठीक है, अप्रूव कर देता है नेम्स 8 जजेस के, तो फौरी तौर पर किसको भिजवा दिए जाएंगे, तो वो भिजवा दिए जाते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी जो कि 8 अफराद पर मुश्तमिल होती है, 8 मेंबर्स होते हैं, और इसके अंदर सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है। द कमेटी हैज 2 वीक्स टू रिव्यू। जो रिव्यू के लिए इस कमेटी को क्या चाहिए होते हैं, जो है वो वीक चाहिए होते हैं इस पे जो है वो देखने के लिए, ठीक है। तो 2 वीक्स के अंदर वो इसको देख लेती है रिकमेंडेशंस देने के लिए। इफ द रिकमेंडेशंस अप्रूव्ड, अगर ये हमारी कमेटी जो है वो हमारे कमीशन की जो कि जुडिशल कमीशन है उसकी रिकमेंडेशंस को अप्रूव कर लेती है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, इट गोज टू द प्राइम मिनिस्टर हु फॉरवर्ड्स द सेम टू द प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटमेंट। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के पास ये पहुंच जाएगी, ये रिकमेंडेशन वाला अप्रूवल के साथ, और ये फॉरवर्ड कर दिया जाएगा कि प्रेसिडेंट को। द पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड मे नॉट कंफर्म द रिकमेंडेशंस बाय 3/4 मेजोरिटी। अब आप तरह ये भी देख लीजिए कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने जब अप्रूवल देना है उन रिकमेंडेशंस का, तो उसने 3/4 मेजोरिटी को मद्देनजर रखना है। In which instance, the decision is forwarded to the Commission through the Prime Minister and the Commission is required to send another nomination। और अगर ऐसा कुछ होता है कि 3/4 मेजोरिटी इसे मंजूर नहीं करती, तो वो ये काम करते हैं कि कमीशन को फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो और जो कमीशन जो है फिर उसको कोई अदर नॉमिनेशन जो उनके और भी नेम रखे होते हैं कि अगर ये नहीं तो ये जजेस, तो फिर उसे सेकंड नॉमिनेशन जो है वो भेजना पड़ती है कमेटी को। अच्छा जी, अब उसके बाद है ऑफ द 8 जजेस 3 are required to be ulama, Islamic scholars who are well versed in Islamic law. The judges hold office for a period of 3 years and the president may further extend such period। अब ये मद्देनजर रख लिए कि जो हमारे 8 जजेस हैं इसमें से 3 जजेस तो उल्मा का जो कंसेप्ट है वो रखते हो, यानी कि वो इस्लामिक स्कॉलर्स हों और वेल वर्स्ड हों, यानी कि बहुत अच्छे तरीके इस्लामिक लॉ को जानते हों। और इनका अगर टेन्योर बात किया जाए ऑफिस का तो वो 3 इयर्स होता है, लेकिन प्रेसिडेंट को यह इख्तियार हासिल है कि वो इसको एक्सटेंड भी कर सकता है। द कोर्ट में ऑन इट्स ऑन मोशन और थ्रू पिटिशन बाय सिटीजन और अ गवर्नमेंट फेडरल और प्रोविंशियल में एग्जामिन एंड डिटरमिन एज टू वेदर और नॉट अ सर्टेन प्रोविजन ऑफ लॉ इज रिपग्नेंट ऑफ द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम। अब ये हम इसको इस तरह से पॉइंट दे सकते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये जो हमारी लाइंस हैं ये बहुत अच्छे और जबरदस्त तरीके से हमें फंक्शंस बता रही हैं कि भाई या तो कोर्ट खुद, ठीक है, आज खुद नोटिस लेती है, या थ्रू पिटीशन किसी सिटीजन ने पिटीशन दायर कर दी, या फिर गवर्नमेंट जो कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट भी हो सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो कोर्ट को अप्रोच करेंगे किस मकसद के लिए कि भी किसी भी प्रोविजन ऑफ लॉ को देखने के लिए कि आया कि ये कुरान के जो अहकामात हैं जो उसके अहकामात हैं उससे अलग तो नहीं है, उसके अगेंस्ट तो नहीं है। अपील अगेंस्ट डिसीजन लाइज टू द शरीयत एपीलेट बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें कहते हैं कि जो हमारी शरीयत कोर्ट है इसके अगेंस्ट अगर आपने अपील में जाना है तो वो कौन सी अदालत होगी, वो कौन सा तरीकाकार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। बाज दफा हम इसमें पजल हो जाते हैं कि जो फेडरल शरीयत कोर्ट है उसकी भी अहमियत तकरीबन उतनी बनती है जितनी कि सुप्रीम कोर्ट, इक्वलिटी में चली जाती है। तो फिर क्या सूरत हाल है कि इसमें अब अपील कहाँ पे जाएगी, तो उसमें उन्होंने बताया कि अगर आपने इसके फैसलों के खिलाफ अपील करनी है तो एक शरीयत एपीलेट बेंच है, स्पेसिफिकली जो शरीयत के मामलात को डील करता है वो सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो इसे हम जो बोलेंगे वो आप दोबारा अगेन इसे देखिए कि क्या होता है कि bench of the Shariat Appellate Bench of the Supreme Court consisting of 3 Muslim judges of the Supreme Court, यानी कि 3 मुस्लिम जजेस सुप्रीम कोर्ट के होंगे एंड नॉट मोर देन 2 उलमा इस्लामिक स्कॉलर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यानी कि जो अपीलेट का जो बेंच है
ये अपीलेट बेंच तकरीबन 5 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर से 3 तो मुस्लिम जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, और 2 उलमा इकराम इसके अंदर शामिल होंगे, और इनको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। If a certain provision of law is declared to be repugnant to the injunctions of Islam, यानी कि repugnant का मतलब होता है कि जो मुनाफी है या फिर वो उसके इख्तिलाफ में जाती है, तो गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू अमेंड द लॉ। तो अगर ये क्लियर हो जाता है कि भाई हाँ ये प्रोविजन इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट जा रही है, तो फिर गवर्नमेंट पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जो है वो ऐसे स्टेप्स ले के लॉ को अमेंड कर दिया जाए, so as to bring it in it conformity with the injunctions of Islam. The court also exercise appellate and revisional jurisdiction over the criminal courts deciding हदूद case। अब उसके बाद इसके अलावा ये बात बताइए कि जो हमारी आ, ये वाली अदालत है, इसके पास इख्तियारात हैं अपील के, रिविजनल जुरिस्डिक्शन के भी, जब हदूद केसेस आते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स की तरफ से, यानी कि ये हमारे हदूद केसेस के लिए एक आला अदालत करार दी गई है। द डिसीजन ऑफ द कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द हाई कोर्ट्स एज वेल एज सबऑर्डिनेट जुडिशरी। अब देख लें कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि भाई शरीयत कोर्ट के जो फैसले हैं वो किसके ऊपर बाइंडिंग हैं, तो हम कहेंगे कि तमाम हाई कोर्ट्स पे और सब ऑर्डिनेट जुडिशरी के ऊपर जो है वो डील करते हैं। अब मैं आ रही हूँ अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। इसमें कुछ ना इसके बारे में चीजें बताई गई हैं, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, कब एस्टेब्लिश हुई थी, और बाकी थोड़ी कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट्स हैं कि जरूरत क्यों महसूस हुई, या कि अपनी जरूरत पूरी कर रही है कि नहीं जो इसकी जरूरत थी। लेट्स स्टार्ट के इसमें क्या चीजें हैं। एवर सिंस इट्स एस्टेब्लिशमेंट इन 1980, अब ये अपने दिमाग में रखिएगा कि अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है कि ये एस्टेब्लिश कब हुई थी, तो ये 1980 में हुई। द फेडरल शरीयत कोर्ट हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी in the country, created as an Islamization measure by the military regime and subsequently protected under the controversial Eighth Amendment। अब इसके अंदर जो बात की जाती है इसकी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, तो कुछ इख्तलाफात पाए जाते हैं। वो ये कहते हैं कि ये ना जो मिलिट्री रजीम थी तो उस वक्त की अदालत है, तो वैसे भी एक ऐसी तरमीम के तहत कायम हुई थी जो कि कंट्रोवर्शियल खुद थी, जिसे कि हम एट्थ अमेंडमेंट कहते हैं। ठीक है, इट्स ओपोनेंट क्वेश्चन द वेरी रैशनल एंड यूटिलिटी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। इट इज आर्ग्यूड दैट दिस कोर्ट merely duplicates the functions of the existing superior courts। यानी कि वो कहते हैं कि जो इसके मुखालफिन है वो बड़ा रैशनल जो है ना वो बात करते हैं इसकी अहमियत पर भी, इसकी जरूरत पर भी। ये कोर्ट तो सिर्फ इसलिए कायम हुई कि जी ये एक ही तरह के मामलात को, इख्तियारात को दो दो जगह पर कर देती है, यानी कि जो हमारी कोर्ट्स हैं वो भी तो इस्लामिक लॉज को देखती हैं, और वो भी इस चीज को मद्देनजर रखती हैं कि भाई इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट कोई चीज ना जाए। तो ये स्पेसिफिकली इस कोर्ट की क्या जरूरत थी, यानी कि एक ही चीज दो बार हो। द composition of the court, particularly the loose the qualification of judges and the insecurity of their tenure, is taken exception to, and it is alleged that this court does not fully meet the criteria prescribed for the independence of the judiciary, hence susceptible to pressure and influence from the executive। इसके बारे में जो बात की जा रही है वही कह रहे हैं कि नेक्स्ट, यहाँ से अगर हम इसे पढ़ें, इसके बारे में बात की जा रही है कि डुप्लीकेट करती है, और इसके कंपोजिशन के बारे में जो बात की जा रही है वो कहते हैं कि इसकी कंपोजिशन जो है ना वो लूज क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस रखती है। मतलब ये है कि एक तो उसका टेन्योर सिर्फ 3 साल का है, ठीक है, अभी आए अभी गए, कोई इसके अंदर इस्तेकामत का कोई आंसर नहीं पाया जाता। फिर ये आता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट जाती है। फिर हैज द सस्पेक्टेबल टू प्रेशर एंड इन्फ्लुएंस फ्रॉम द एग्जेक्टिव, के इसके ऊपर जो इंतजामिया है उसकी तरफ से काफी ज्यादा ना जो है वो एक प्रेशर होता है। कहते हैं इन द पास्ट दिस कोर्ट वाज यूज्ड एज अ डंपिंग ग्राउंड फॉर द रिकलेक्ट रिकलेक्सिट्रंट जजेस। इसका मतलब होता है मुतजलजल करना जजेस को।
कि जजेस को मुतसलसल करना, एक ही चीज की जगह जगह चीजें करना, कि शरीयत कोर्ट इसके बारे में क्या कहेगी तो सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कहेगी। एंड वेयर आर सम ऑफ इट्स जजमेंट्स particularly the ones which rely on the Islamic concept of equity, justice and fair play expanded and enlarged the scope and contents of the individual's right were commended. Other that by uh, validate the validate the controversial hudud laws in particular। अब इसमें उन्होंने ये चीज बताई है कि अगर तो बात की जाए तो खसूसी तौर पर इसका काम है कि जो इस्लामिक कंसेप्ट की इक्विटी, उसके जस्टिस और फेयर प्ले के बारे में बात करती है, और इंडिविजुअल्स के राइट के बारे में। लेकिन हदूद लाज के बारे में कंट्रोवर्शियल कंसेप्ट पाया जाता है। वो इस तरह से कि एक तो ये अपना वर्किंग कर रही है जिसकी है कि इन पर्टिकुलर द सेंटेंस ऑफ रजम स्टोनिंग टू डेथ आर सीवियरली क्रिटिसाइज्ड एंड डेप्लोर्ड, के कॉन्सेप्ट जो आता है रजम का वो काफी ज्यादा क्रिटिसाइज्ड हुआ। वो क्यों क्रिटिसाइज्ड हुआ, कि एक तो इसने भी बताया हुआ है कि जी ये है। फिर इसके बाद विद द एडॉप्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2006 द jurisdiction of the court is considerably curtailed, inasmuch as appeal application for revision arising out of the trial offences are taken out from the offence of zina, enforcement of hudud ordinance 1979 hence are no longer filed before this court। के ये जो इन्होंने मामला को देखना था इस्लामिक लॉ के तहत, ये तो खुद लॉज बन चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर अमेंडमेंट आई तो बकायदा तौर पर इनको एक्ट बना दिया गया। और जो एक्ट्स होते हैं वो तो ऑल कोर्ट्स के लिए इक्वल बाइंडिंग होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ शरीयत कोर्ट के लिए तो नहीं है। तो वो कहते हैं कि इन चीजों को, जिसमें से रजम का कॉन्सेप्ट था, तो आप देखें कि अडॉप्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन वाले एक्ट में हमने ऐड कर दिया। ठीक है, और ये इन्फोर्सेबल है तमाम कोर्ट्स के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा कॉन्सेप्ट लिया कि जना की अगर बात की जाए, जो कॉन्सेप्ट इस्लामिक है वो हमने ऐड कर दिया इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस 1979 में। और ये भी हर अदालत के लिए इन्फोर्सेबल है और उसको उसके ऊपर बाइंडिंग है, ना सिर्फ शरीयत कोर्ट बल्कि सबके लिए। तो अब ये जो मामला थे स्पेसिफिकली इन अदालत इस अदालत के सामने तो पेश नहीं होते। सो दे आर फाइल्ड बिफोर द हाई कोर्ट, यही बताना चाह रहे हैं कि तो हाई कोर्ट के सामने भी पेश होते हैं। इन अ रिसेंट वर्डिक्ट शरीयत पिटीशन 1/1 of 2010 the court sought to extend its jurisdiction to all matters mentioned as hudud in the Islamic injunctions and further declared certain amendments to the protection of women criminal law amendment act 2006 as repugnant to the injunctions of Islam। अब वो कहते हैं कि इनका मकसद क्या था, कि एक तो इस्लामिक लॉ को तो हर अदालत हर कानून साजी में हमने अपनाना है। ठीक है, ये नहीं कि अब बाकी कानून खुद इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट बनाए, फिर शरीयत कोर्ट उसके अंदर बैठी हुई ये ढूंढती रहे कि जी कौन सी चीजें अगेंस्ट जा रही हैं। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर कोई मकसद इसका ये था कि हमने अपनी कानून साजी पूरी इस्लाम के लिहाज से ही करनी है, लेकिन अगर फिर भी उसके अंदर कोई गुंजाइश रह जाती है तो शरीयत कोर्ट का ये काम था कि वो उसको हाईलाइट करती। ठीक है, however an appeal against this decision has been filed before the Supreme Court as such the implementation of this judgment is stayed। अब फिर उन्होंने कहा कि अगर आप बात करें इसके डिसीजंस की तो इसके अगेंस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं, तब तक इसकी जजमेंट ही स्टेड हो जाती है। अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट आर हियर्ड बाय द 5 member शरीयत अपीलेट बेंच ऑफ द सेड कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की। तो उन्होंने कहने का मकसद ये बताया है कि इसकी अगर प्रैक्टिकल वर्किंग देखें तो वो तो ना होने के बराबर है, क्योंकि जो जो चीजें इस्लामिक लॉ के लिहाज से इसने देखनी थी वो हमने एक्ट में भी शामिल कर ली हैं। ठीक है, और वो हर कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है, तो लोग शरीयत कोर्ट के पास जाते ही नहीं है, वो तो हाई कोर्ट के पास चले जाते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट भी वही इख्तियार रखती है, वो भी सुन लेती है। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप अपील की जुरिस्डिक्शन के हवाले से शरीयत कोर्ट की बात करें तो भाई वो तो सुप्रीम कोर्ट में आप उसे स्टे कर सकते हैं। तो फिर उसकी कारकर्दगी या उसका इख्तियार तो कहीं भी नहीं रह जाता शरीयत कोर्ट का, ना इतना इफेक्टिव इख्तियार है। तो ये बात जो थी हमारी शरीयत कोर्ट के अंदर बयान की गई थी इस पूरे पैराग्राफ के अंदर, के अब कुछ फ्लास पैदा हो गए हैं। यानी कि एक तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट के लिहाज से क्राइटेरिया डिस्कस होता है कि भाई ये एट्थ अमेंडमेंट की पैदावार है और ये तो मिलिट्री रजीम थी उस वक्त पे। फिर ये बात की गई कि स्पेसिफिकली इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि टाइम बाय टाइम ऐसे ही एक्ट बनते हैं जो इस्लामिक लॉ से रिलेटेड हों, तो फिर शरीयत कोर्ट इसमें क्या करेगी। तो ये अहम चीजें थी। फिर हमने इसकी कॉन्स्टिट्यूशन पे बात कर ली, फिर इसके अपॉइंटमेंट्स के तरीकेकार पे बात कर ली,
तो होपफुली कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और को पता चला होगा कि फेडरल शरीयत कोर्ट जो है वो किस तरह से काम करती है। पहले तमाम लेक्चर्स जो कि तकरीबन मेरे 4 लेक्चर्स हैं, और वो जो है इससे पहले की चीज़ों पर मुश्तमिल है, ठीक है, वो ऑलरेडी ऊपर जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, और जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप इस लिहाज से पूरा और कंप्लीट हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है उसको रीड आउट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।